हेलो एवरीवन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में आज की सबसे इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल स्टोरीज में से एक ओपन एआई से जुड़ी है। पिछले कुछ सालों में एआई डेवलपमेंट की स्पीड बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। हर कुछ महीनों में नए मॉडल्स, नए एआई एजेंट्स और नए एप्लीकेशंस मार्केट में आ रहे हैं। लेकिन जैसे-जैसे एआई सिस्टम ज़्यादा कैपेबल होते जा रहे हैं, वैसे-वैसे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी सामने आ रहा है कि एआई को कितनी फास्ट डेवलप किया जाना चाहिए और सेफ्टी को डेवलपमेंट के साथ कैसे मेंटेन किया जाए। इस इश्यू पर ओपन एआई ने रिसेंटली अपने डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी में एक इम्पॉर्टेंट अपडेट दिया है। ओपन एआई के अकॉर्डिंग फ्रंटायर एआई मॉडल्स के कैपेबिलिटीज़ बढ़ने के साथ उनके डेवलपमेंट और टेस्टिंग से जुड़े रिस्क भी इंक्रीज हो सकते हैं। कंपनी ने कहा है कि मॉनिटरिंग, अलाइनमेंट और सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स को मॉडल कैपेबिलिटी से आगे रखना ज़रूरी है। इसी वजह से कंपनी ने टेम्परेरीली स्केलिंग की पेस को स्लो किया है ताकि एडिशनल सेफ्टी मेजर्स इंप्लीमेंट किए जा सकें। इस डेवलपमेंट को समझने के लिए पहले ये समझना ज़रूरी है कि फ्रंटायर एआई मॉडल क्या होता है। फ्रंटायर मॉडल्स जनरली एआई सिस्टम्स की मोस्ट एडवांस्ड कैटेगरी को रेफर करते हैं। ऐसे सिस्टम्स जो कॉम्प्लेक्स रीजनिंग, कोडिंग, रिसर्च, कंप्यूटर यूज़ और अदर डिमांडिंग टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। जब एआई सिस्टम्स सिंपल क्वेश्चन आंसरिंग से आगे बढ़कर लॉन्गर टास्क कंप्लीट करने लगते हैं, तो टेस्टिंग का प्रोसेस भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। एक एआई मॉडल को सिर्फ ये चेक करना इनफ नहीं होता कि वो एक इंडिविजुअल क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देता है या नहीं। रिसर्चर्स को ये भी एवेल्युएट करना होता है कि मॉडल लॉन्ग रनिंग टास्क से के दौरान कैसे बिहेव करता है, इंस्ट्रक्शंस को कैसे इंटरप्रेट करता है और अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस में क्या रिस्पॉन्स देता है। ओपन एआई ने जुलाई में लॉन्ग हॉरिजन मॉडल्स पर अपने इंटरनल रिसर्च के फाइंडिंग्स भी शेयर किए थे। कंपनी के अकॉर्डिंग लॉन्गर रनिंग मॉडल्स डिफ़िकल्ट, ओपन एंडेड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उन्हें ज़्यादा टाइम तक ऑपरेट करने से अनवांटेड एक्शंस के अपॉर्चुनिटीज़ भी इंक्रीज हो सकते हैं। इसीलिए एआई सेफ्टी का फोकस अब सिर्फ फाइनल आंसर की क्वालिटी पर नहीं, बल्कि पूरी ट्रैजेक्टरी पर भी जा सकता है। सेफ्टी मॉनिटरिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है? एआई सिस्टम्स को डिप्लॉय करने से पहले कंपनीज डिफरेंट इवैल्यूएशंस कंडक्ट करते हैं। इन टेस्ट का पर्पस ये समझना होता है कि मॉडल डिफरेंट सिचुएशंस में कैसे बिहेव करता है। लेकिन एक चैलेंज ये है कि एआई मॉडल्स इंक्रीजिंगली फ्लेक्सिबल हो रहे हैं। एक मॉडल को एक स्पेसिफिक टेस्ट के लिए एवेल्युएट किया गया हो, लेकिन रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट में उसके पास डिफरेंट टूल्स, डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस और डिफरेंट सिचुएशंस हो सकती हैं। इसी वजह से सेफ्टी टेस्टिंग को कंटिन्यूअसली इम्प्रूव करना पड़ रहा है। रिसेंट डेवलपमेंट्स में साइबर सिक्योरिटी भी मेजर कंसर्न बनकर सामने आया है। ओपन एआई ने अगस्त में बताया कि एडवांस साइबर कैपेबल मॉडल्स के डेवलपमेंट के साथ मॉनिटरिंग और सिक्योरिटी कंट्रोल्स को स्ट्रेंथन करना ज़रूरी है। कंपनी ने अपने साइबर सिक्योरिटी वर्क में ट्रस्टेड डिफेंडर्स को एडवांस एआई कैपेबिलिटीज़ देने और सेफगार्ड्स के साथ डिप्लॉयमेंट करने पर फोकस किया है। हगिंग फेस इंसिडेंट का कॉन्टेक्स्ट। ओपन एआई की रिसेंट सेफ्टी डिस्कशंस के पीछे एक इम्पोर्टेंट इंसिडेंट भी है। ओपन एआई और हगिंग फेस ने जुलाई में एक सिक्योरिटी इंसिडेंट के अर्ली फाइंडिंग्स शेयर किए थे। ओपन एआई के अकॉर्डिंग एआई मॉडल एवेल्युएशन के दौरान कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस और रिड्यूस्ड सेफगार्ड डिसकॉन्फ़िगरेशन में मॉडल्स ने पब्लिक इंटरनेट एक्सेस किया था। अगस्त में रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया कि ओपन एआई ने एक टेस्ट एआई एजेंट से रिलेटेड सिक्योरिटी इंसिडेंट के बाद मॉडल डेवलपमेंट वर्क को टेम्परली स्लो किया और एडिशनल सेफगार्ड्स इंप्लीमेंट करने का डिसीजन लिया। इसका मतलब ये नहीं है कि एआई सिस्टम्स ऑटोमेटिकली अनकंट्रोलेबल हो गए हैं। एक्चुअली इसका मेन लेसन ये है कि एडवांस एआई को रियल वर्ल्ड डेवलपमेंट से पहले इंक्रीजिंगली रिगोरस टेस्टिंग और सिक्योरिटी कंट्रोल्स की ज़रूरत हो सकती है। डेवलपमेंट स्लो करना क्या एआई रेस को अफेक्ट करेगा? यह भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एआई इंडस्ट्री में ओपन एआई के साथ गूगल, एंथ्रोपिक, मेटा और अदर कंपनीज भी एडवांस मॉडल्स डेवलप कर रहे हैं।
ऐसे कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में डेवलपमेंट स्पीड इंपॉर्टेंट बिजनेस फैक्टर बन सकती है। अगर एक कंपनी सेफ्टी टेस्टिंग के लिए एडिशनल टाइम लेती है तो थियोरेटिकली कॉम्पिटिटर्स फास्ट मूव कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर मॉडल को इनसफिशिएंट टेस्टिंग के साथ डिप्लॉय किया जाता है और बाद में मेजर रिलायबिलिटी या सिक्योरिटी इश्यू सामने आता है तो कंपनी को लार्जर प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। इसलिए एआई इंडस्ट्री के लिए चैलेंज ये है कि इनोवेशन और सेफ्टी के बीच प्रैक्टिकल बैलेंस कैसे मेंटेन किया जाए। चेन ऑफ थॉट मॉनिटरिंग। ओपन एआई ने अपने रिसेंट डिस्कशन में मॉनिटरिंग अप्रोचेस को भी हाईलाइट किया है। वन अप्रोच जिसका कंपनी ने डिस्कशन किया है वो है मॉडल का रीजनिंग प्रोसेस का मॉनिटर करना। लेकिन कंपनी ने ये भी एक्नॉलेज किया कि मॉनिटरिंग सिस्टम की इफ़ेक्टिवनेस को कंटिन्यूसली एवेल्युएट करना ज़रूरी है। इसका सिंपल मीनिंग यह है कि एआई सेफ्टी कोई वन टाइम फीचर नहीं है। जब मॉडल्स मोर कैपेबल होते हैं सेफ्टी टेक्निक्स को भी एल्वॉल्व करना पड़ता है। एआई डेवलपमेंट का फ्यूचर। आने वाले टाइम में एआई कंपनीज के लिए डेवलपमेंट प्रोसेस पोटेंशियली मल्टीपल स्टेजेस में डिवाइड हो सकता है। पहले मॉडल ट्रेनिंग, फिर कैपेबिलिटी टेस्टिंग, उसके बाद सेफ्टी एवेल्यूएशंस, फिर सिक्योरिटी असेसमेंट्स और फाइनली कंट्रोल्ड डिप्लॉयमेंट और कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग। ये प्रोसेस डेवलपमेंट को थोड़ा स्लो बना सकते हैं, लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव एआई सिस्टम को मोर कैपेबल और मोर रिलायबल रेस्पॉन्सिबल बनाना है। ओपन एआई ने अगस्त 18 को एक अपडेट में स्पेसिफिकली कहा कि फ्रंटायर एआई मॉडल्स के लिए मॉनिटरिंग, अलाइनमेंट और सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करना डेवलपमेंट पेस को गाइड करने का इम्पोर्टेंट पार्ट है। कॉमन यूजर्स के लिए इसका क्या मतलब है? अगर आप एआई टूल्स यूज़ करते हैं तो ये डेवलपमेंट डायरेक्टली आपके डेली एक्सपीरियंस को इमीडिएटली चेंज करे, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका इम्पैक्ट इम्पॉर्टेंट हो सकता है। अगर कंपनीज एआई मॉडल्स को स्ट्रॉन्गर सेफ्टी टेस्टिंग के साथ रिलीज करती हैं तो यूजर्स को मोर रिलायबल सिस्टम मिलने की पॉसिबिलिटी बढ़ सकती है। एजुकेशन में एआई यूज़ करने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है। हेल्थ केयर में एआई यूज़ होने पर रिलायबिलिटी और प्रोफेशनल ओवरसाइट और भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। बिजनेस में एआई एजेंट्स को सेंसिटिव वर्कफ्लोज में यूज़ करते वक्त सिक्योरिटी कंट्रोल्स इम्पोर्टेंट होते हैं। यानी एआई सेफ्टी का इम्पैक्ट सिर्फ टेक्नोलॉजी कंपनीज तक लिमिटेड नहीं है। तो ओपन एआई का डेवलपमेंट पेस को टेम्परली स्लो करने का एक बॉर्डर मैसेज देता है। एआई की रेस सिर्फ कौन सबसे पावरफुल मॉडल बनाएगा की रेस नहीं है। अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कौन पावरफुल एआई को सेफली और रेस्पॉन्सिबली डेवलप और डिप्लॉय कर सकता है। ओपन एआई के रिसेंट अपडेट्स में मॉनिटरिंग, अलाइनमेंट, साइबर सिक्योरिटी और लॉन्ग रनिंग एआई सिस्टम्स की सेफ्टी पर इंक्रीज्ड फोकस दिख रहा है। और जैसे जैसे एआई कैपेबिलिटीज़ इम्प्रूव होंगी सेफ्टी रिसर्च भी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का इंक्रीजिंगली इम्पॉर्टेंट पार्ट बन सकती है। इसलिए फ्यूचर की एआई स्टोरी में स्पीड इम्पॉर्टेंट रहेगी, लेकिन रिलायबिलिटी, सिक्योरिटी और रेस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट भी उतने ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होंगे। और यही वजह है कि आज एआई की रेस को सिर्फ टेक्नोलॉजी कंपटीशन के रूप में नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी प्लस सेफ्टी कंपटीशन के रूप में देखा जाना एक्यूरेट होगा। गूगल वीएस एनवीडिया एआई चिप्स की ग्लोबल रेस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में कंपटीशन अब सिर्फ एआई मॉडल्स तक लिमिटेड नहीं रहा। आज की एआई रेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट बैटलफील्ड है, दैट इज चिप्स। आप चैट जीपीटी, जेमिनाई या किसी और एआई सिस्टम्स को यूज़ करते हैं तो स्क्रीन पर हमें सिर्फ सॉफ्टवेयर नज़र आता है, लेकिन उस सॉफ्टवेयर के पीछे पावरफुल कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर काम करता है। और इसी इंफ्रास्ट्रक्चर को पावर देने के लिए स्पेशलाइज्ड एआई चिप्स की ज़रूरत होती है। इस मार्केट में एनवीडिया एक मेजर लीडर है, लेकिन अब गूगल जैसे टेक्नोलॉजी जायंट्स भी अपने कस्टम एआई चिप्स डेवलप करके कंप्यूटिंग इकोसिस्टम में अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हैं। इसी वजह से ग्लोबल एआई इंडस्ट्री में एक इंटरेस्टिंग कंपटीशन डेवलप हो रहा है। एनवीडिया के जनरल एआई एक्सेलरेटर इकोसिस्टम के सामने गूगल के कस्टम टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट्स या टीपीयूएस
रिसेंट रिपोर्टिंग के मुताबिक गूगल ने कस्टम एआई चिप्स के डेवलपमेंट के लिए सेमीकंडक्टर कंपनी मार्वल के साथ अपनी पार्टनरशिप को एक्सपैंड किया है। यह डेवलपमेंट इस बात का इंडिकेशन देता है कि लार्ज टेक्नोलॉजी कंपनीज एआई कंप्यूटिंग के लिए स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर पर इंक्रीजिंगली फोकस कर रहे हैं। सबसे पहले समझें एआई चिप्स होता क्या है। ट्रेडिशनल कंप्यूटर प्रोसेसर्स को ब्रॉडली डिफरेंट टाइप्स के टास्क के लिए डिज़ाइन किया जाता है, लेकिन एआई वर्कलोड्स में बहुत लार्ज स्केल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस और पैरेलल प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट होती है। एआई मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए एनॉर्मस नंबर में कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी पड़ती हैं। इसीलिए इस वजह से इसी कारण से स्पेशलाइज्ड एक्सेलरेशंस डेवलप किए गए हैं जो एआई वर्कलोड्स को एफिशिएंटली हैंडल कर सकें। एनवीइडिया के जीपीयूज इसी इकोसिस्टम का मेजर एग्जाम्पल हैं। जीपीयू ओरिजिनली ग्राफिक्स प्रोसेसिंग के लिए फेमस हुआ था, लेकिन उसकी पैरेलल प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी एआई वर्कलोड्स के लिए भी हाईली यूजफुल प्रूव हुई। टाइम के साथ एनवीइडिया ने एआई इकोसिस्टम के अराउंड हार्डवेयर के साथ सॉफ्टवेयर टूल्स और डेवलपर प्लेटफॉर्म्स का भी स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बिल्ड किया। इसी कॉम्बिनेशन ने कंपनी को एआई कंप्यूटिंग मार्केट में स्ट्रॉन्ग पोजीशन दी। गूगल का अप्रोच क्या है? गूगल का अप्रोच थोड़ा डिफरेंट है। कंपनी ने अपने टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट्स या टीपीयूएस डेवलप किए हैं। टीपीयूएस स्पेसिफिकली मशीन लर्निंग वर्कलोड्स के लिए डिज़ाइन स्पेशलाइज्ड चिप्स हैं। गूगल इन चिप्स का यूज़ अपने एआई सिस्टम्स और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में करता है। कस्टम चिप डेवलप करने का एक मेजर एडवांटेज ये हो सकता है कि कंपनी हार्डवेयर को अपने स्पेसिफिक वर्कलोड्स के अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज करता है। अगर गूगल को पता है कि उसके एआई मॉडल्स किस टाइप के कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं, तो वो चिप आर्किटेक्चर को उन रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर सकता है। इसे एफिशिएंटली और परफॉर्मेंस इंप्रूव करने की पॉसिबिलिटी होती है। एनवीइडिया की स्ट्रेंथ क्या है? एनवीइडिया का एडवांटेज सिर्फ चिप हार्डवेयर तक लिमिटेड नहीं है। कंपनी ने ईयर्स के दौरान एक लार्ज सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम डेवलप किया है। डेवलपर्स के लिए प्रोग्रामिंग टूल्स, लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क्स अवेलेबल हैं जो एनवीइडिया हार्डवेयर पर एआई एप्लीकेशंस डेवलप करने में हेल्प करते हैं। इसी वजह से एनवीडिया चिप्स यूज़ करने वाली कंपनीज को एक मैच्योर इकोसिस्टम मिलता है। एआई डेवलपर्स के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। अगर हार्डवेयर पावरफुल है लेकिन डेवलपर्स के लिए सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम वीक है, तो हार्डवेयर का अडॉप्शन डिफ़िकल्ट हो सकता है। एनवीडिया का इकोसिस्टम इस एरिया में मेजर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज माना जाता है। अब बात करते हैं गूगल कस्टम चिप्स क्यों बना रहा है। इसका एक सिंपल आंसर है स्केल। गूगल दुनिया के लार्जेस्ट क्लाउड एंड टेक्नोलॉजी कंपनीज में से एक है। कंपनी को ह्यूज अमाउंट्स ऑफ कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑपरेट करना पड़ता है। अगर गूगल अपने स्पेसिफिक वर्कलोड्स के लिए चिप्स को ऑप्टिमाइज कर सकता है, तो लॉन्ग टर्म में कंप्यूटिंग एफिशिएंसी इंप्रूव करने का पोटेंशियल हो सकता है। और एआई वर्कलोड्स रैपिडली एक्सपांड हो रहे हैं। सर्च से लेकर क्लाउड कंप्यूटिंग, एडवर्टाइजिंग, ट्रांसलेशन, इमेज जनरेशन और एआई असिस्टेंट्स तक गूगल के इकोसिस्टम में एआई का रोल कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। इसलिए कस्टम सिलिकॉन गूगल के लिए स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस रखता है। अब बात करते हैं मावर पार्टनरशिप का सिग्निफिकेंस। रिसेंट रिपोर्टिंग में गूगल और मावर के कस्टम एआई चिप्स रिलेशनशिप का एक्सपेंशन हाईलाइट हुआ है। मावर सेमीकंडक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर के डिफरेंट एरियाज में टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है। कस्टम चिप डेवलपमेंट जनरली कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। इसमें चिप आर्किटेक्चर, मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, नेटवर्किंग और पैकेजिंग जैसे मल्टीपल कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। लार्ज टेक्नोलॉजी कंपनीज ओफन स्पेशलाइज सेमीकंडक्टर कंपनीज के साथ पार्टनरशिप करके डेवलपमेंट प्रोसेस को एक्सेलरेट करती हैं। गूगल मार्वल रिलेशनशिप इसी लार्जर ट्रेंड का एग्जाम्पल है। क्या गूगल एनवीडिया को रिप्लेस कर देगा? ये कंक्लूजन अभी निकालना जल्दी होगा। एनवीडिया का एआई इकोसिस्टम बहुत लार्ज है और कंपनी मल्टीपल टाइप्स के कस्टमर्स को हार्डवेयर प्रोवाइड करती है। गूगल का टीपीयू इकोसिस्टम प्राइमरीली गूगल के ओन इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लाउड कस्टमर्स का कॉन्टेक्स्ट में इम्पोर्टेंट है।
दोनों अप्रोचेस में डिफरेंस है। एनवीडिया का मॉडल ब्रॉड इकोसिस्टम के लिए एआई एक्सेलरेट्स प्रोवाइड करता है। गूगल का सिस्टम चिप स्ट्रैटेजी अपने वर्कलोड्स और क्लाउड इकोसिस्टम के अराउंड टाइटली इंटीग्रेटेड हो सकता है। इसलिए फ्यूचर में दोनों टेक्नोलॉजीज एक दूसरे को कंप्लीटली रिप्लेस करने के बजाय डिफरेंट सेगमेंट्स में कॉम्पीट कर सकते हैं। एआई चिप रेस का बेनिफिट किसको मिलेगा? अगर एआई चिप कंपटीशन इंक्रीज होता है तो इसका बेनिफिट कस्टमर्स और डेवलपर्स को मिल सकता है। कंपटीशन कंपनीज को बेटर परफॉर्मेंस, इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी और पोटेंशियली बेटर पिकिंग सॉल्यूशंस डेवलप करने के लिए मोटिवेट कर सकता है। एआई स्टार्टअप्स को अपने वर्कलोड्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट हार्डवेयर चूज करने का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है और लार्ज एंटरप्राइजेस भी एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मल्टीपल वेंडर्स कंसाइडर कर सकते हैं। लेकिन चिप कंपटीशन का एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है एनर्जी एफिशिएंसी। एआई और इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन। एआई कंप्यूटिंग एक्सट्रीमली रिसोर्सेज इंटेंसिव हो सकती है। लार्ज एआई डेटा सेंटर्स को ह्यूज कंप्यूटिंग पावर के साथ सिग्निफिकेंट इलेक्ट्रिसिटी और कूलिंग सिस्टम की भी रिक्वायरमेंट होती है। अगर फ्यूचर एआई मॉडल्स और ज़्यादा पावरफुल होते हैं तो एनर्जी एफिशिएंसी इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट फैक्टर बन सकती है। कस्टम एआई चिप्स थियोरेटिकली स्पेसिफिक वर्कलोड्स के लिए एफिशिएंसी इंप्रूव करने में हेल्प कर सकते हैं। इसी वजह से एआई चिप डिज़ाइन सिर्फ परफॉर्मेंस कंपटीशन नहीं है, कंपनीज को परफॉर्मेंस के साथ पावर कंजप्शन, कॉस्ट और रिलायबिलिटी भी कंसाइडर करना पड़ता है। स्टूडेंट्स के लिए इसका क्या इंपॉर्टेंस है? अगर आप टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड स्टूडेंट हैं तो एआई को सिर्फ सॉफ्टवेयर पर्सपेक्टिव से देखना ज़रूरी नहीं है। एआई इकोसिस्टम में हार्डवेयर इंजीनियरिंग, सेमीकंडक्टर डिज़ाइन, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, नेटवर्किंग, क्लाउड कंप्यूटिंग और मशीन लर्निंग सब इंटरकनेक्टेड फील्ड्स हैं। आने वाले ईयर्स में एआई ग्रोथ की वजह से सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में स्किल्ड प्रोफेशनल्स की रिक्वायरमेंट इम्पॉर्टेंट हो सकती है। इसलिए एआई फील्ड एक्सप्लोर करने वाले स्टूडेंट्स के लिए मैथमेटिक्स, प्रोग्रामिंग और कंप्यूटर फंडामेंटल्स के साथ हार्डवेयर कॉन्सेप्ट समझना भी यूज़फुल हो सकता है। अब बात करते हैं ग्लोबल एआई कंपटीशन। गूगल और एनवीडिया की कंपटीशन एक लार्जर ग्लोबल एआई रेस का पार्ट है। यूनाइटेड स्टेट्स की कंपनीज एआई मॉडल्स, चिप्स और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में स्ट्रॉन्ग पोजीशन मेंटेन कर रही हैं। चाइना भी डोमेस्टिक सेमीकंडक्टर और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने पर फोकस कर रहा है और दुनिया के अदर कंट्रीज अपनी कंप्यूटिंग कैपेबिलिटीज बिल्ड करने की प्लानिंग कर रहे हैं। इस एनवायरनमेंट में एडवांस एआई चिप्स के स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजी बन गया है। फ्यूचर में जिस कंपनी के पास पावरफुल एआई मॉडल्स होंगे, उसके साथ साथ जिस कंपनी के पास एफिशिएंट कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, उसकी पोजीशन भी स्ट्रांग हो सकती है। तो गूगल वीएस एनवीडिया की एआई चिप्स कंपटीशन को सिर्फ दो कंपनीज की बिजनेस रिवलरी के रूप में देखना इनकम्प्लीट होगा। ये एक्चुअली एआई इंडस्ट्रीज नेक्स्ट मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर बैटल है। एनवीडिया के पास पावरफुल एक्सेलरेटर्स और मैच्योर सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम है। गूगल अपने कस्टम टीपीयूज और स्पेशलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू कंप्यूटिंग को अपने रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज कर रहा है। और गूगल मार्वल का एक्सपांडेड कस्टम चिप रिलेशनशिप ये इंडिकेट करता है कि एआई कंप्यूटिंग के लिए स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर की इम्पोर्टेंस कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। आने वाले ईयर्स में एआई रेस का रिजल्ट सिर्फ ये डिसाइड नहीं करेगा कि कौन सा मॉडल स्मार्टर है, ये भी इम्पॉर्टेंट होगा कि कौन सा हार्डवेयर उस मॉडल को एफिशिएंटली और लार्ज स्केल पर रन कर सकता है। और इसी वजह से एआई की दुनिया में एक न्यू कंपटीशन क्लियरली सामने आ रहा है। मॉडल्स के साथ साथ चिप की भी रेस है। अब बात करते हैं इंडिया की पॉलिटिक्स से जुड़ी एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट की। यंग वोटर्स और सोशल मीडिया का बढ़ता पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। पिछले कुछ हफ्तों में इंडिया में यूथ लेड प्रोटेस्ट ने नेशनल पॉलिटिक्स में कंसिडरेबल अटेंशन अट्रैक्ट किया। रिचर्स के अकॉर्डिंग एग्जाम रिलेटेड कंसर्न्स को लेकर हुए प्रोटेस्ट के बाद एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने जुलाई में रिजाइनेशन दिया था। प्रोटेस्ट मूवमेंट ने एग्जाम सिस्टम रिफॉर्म्स और अकाउंटेबिलिटी जैसे इश्यूज को नेशनल डिस्कशन के सेंटर्स में ला दिया। अब अगस्त में इस स्टोरी का एक और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट सामने आया है।
20 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंट यूथ प्रोटेस्ट से रिलेटेड वायलेंस एलिगेशंस की इन्वेस्टिगेशन के लिए एक स्पेशल पैनल इस्टेब्लिश किया। कोर्ट के सामने पुलिस वायलेंस और प्रोटेस्टर्स की तरफ से सिक्योरिटी पर्सनल पर अटैक्स दोनों तरह के एलिगेशंस आए हैं, यानी प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद भी उसका पॉलिटिकल और लीगल इम्पैक्ट कंटिन्यू है। यूथ पॉलिटिक्स का इम्पोर्टेंस क्यों बढ़ रहा है? इंडिया की पॉलिटिक्स में यंग पॉपुलेशन का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। यंग पीपल एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ जैसे इश्यूज़ को क्लोजली एक्सपीरियंस करते हैं। जब इन इश्यूज़ को लेकर डिससेटिस्फेक्शन डेवलप होता है तो सोशल मीडिया के थ्रू वो बहुत क्विकली विजिबल हो सकता है। रिसेंट प्रोटेस्ट में भी सोशल मीडिया ने इंफॉर्मेशन स्प्रेड करने और यंग पीपल को कनेक्ट करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। रिचर्स के अकॉर्डिंग प्रोटेस्ट मूवमेंट के सोशल मीडिया रीच ने रूलिंग बीजेपी को भी यंग वोटर्स के साथ अपने डिजिटल कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी पर ग्रेटर फोकस करने के लिए पुश किया है। पॉलिटिक्स का कम्युनिकेशन स्टाइल भी बदल रहा है। ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल कम्युनिकेशन का मेजर पार्ट रैलीज, टेलीविज़न, इंटरव्यूज़, न्यूज़पेपर्स और लार्ज पब्लिक मीटिंग्स हुआ करता था। लेकिन यंग जनरेशन के लिए इंस्टाग्राम, यूट्यूब और अदर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स इंक्रीजिंगली इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सोर्सेज बन गए हैं। इसी चेंजिंग एनवायरनमेंट के बीच प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी यंग वोटर्स तक पहुंचने के लिए इंस्टाग्राम पर मोर इंफॉर्मेशनल शॉर्ट फॉर्म वीडियोस का यूज़ इंक्रीज कर दिया है। रिचर्स ने रिपोर्ट किया कि यूथ प्रोटेस्ट के बाद बीजेपी की डिजिटल आउटरीच में जेंजी फोकस्ड कम्युनिकेशन पर ग्रेटर अटेंशन दिखाई दी है। इसका लार्जर मीनिंग ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज को अब सिर्फ ट्रेडिशनल कैंपेनिंग मेथड्स पर डिपेंड करना डिफ़िकल्ट हो सकता है। यंग वोटर्स के लिए कम्युनिकेशन का फॉर्मेट भी इम्पॉर्टेंट हो रहा है। शॉर्ट वीडियोस, डायरेक्ट मैसेजिंग, एक्सप्लेनर्स और सोशल मीडिया डिस्कशंस पॉलिटिकल अवेयरनेस का पार्ट बन रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया और पॉलिटिक्स का एक चैलेंज भी है। सोशल मीडिया पॉलिटिकल पार्टिसिपेशंस को ईजियर बना सकता है, लेकिन इसी के साथ मिस इन्फॉर्मेशन और इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन का रिस्क भी होता है। एक शॉर्ट वीडियो या वायरल पोस्ट किसी कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल इश्यू को सिर्फ एक एंगल से रिप्रेजेंट कर सकती है। इसलिए यंग व्यूअर्स के लिए इम्पॉर्टेंट है कि पॉलिटिकल इन्फॉर्मेशन को मल्टीपल रिलायबल सोर्सेज से वेरीफाई किया जाए। किसी भी वायरल क्लेम को इमीडिएटली फैक्ट मान लेना सेंसिबल अप्रोच नहीं है। पॉलिटिक्स में कॉन्टेक्स्ट पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट होता है। यूथ मूवमेंट का पॉलिटिकल इम्पैक्ट। रिसेंट यूथ प्रोटेस्ट के एक सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ये था कि मूवमेंट का फोकस इनिशियली स्पेसिफिक एजुकेशन एंड एग्जामिनेशन कंसर्न्स पर था, लेकिन डिस्कशन ग्रेजुअली ब्रॉडर क्वेश्चंस तक पहुंच गया। यंग प्रोटेस्टर्स ने एग्जाम सिस्टम रिफॉर्म्स, अकाउंटेबिलिटी और करियर अपॉर्चुनिटीज़ जैसे इश्यूज राइज किए। रिचेस के अकॉर्डिंग प्रोटेस्ट के बैकग्राउंड में एग्जामिनेशन लीक्स और यंग इंडियंस के एम्प्लॉयमेंट प्रोस्पेक्ट्स को लेकर कंसर्न्स इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे। इस डेवलपमेंट का पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस ये है कि यंग वोटर्स का इश्यूज डायरेक्टली गवर्नेंस डिस्कशंस को इन्फ्लुएंस कर सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरी यंग जनरेशन किसी एक पॉलिटिकल पार्टी या मूवमेंट के साथ है। यूथ एक डाइवर्स ग्रुप है। डिफरेंट स्टूडेंट्स और यंग वोटर्स के प्रायोरिटीज़ डिफरेंट हो सकते हैं। किसी के लिए एम्प्लॉयमेंट इम्पॉर्टेंट हो सकता है, किसी के लिए एजुकेशन क्वालिटी, किसी के लिए एंटरप्रेन्योरशिप, टेक्नोलॉजी या पब्लिक सर्विसेज। इसलिए यूथ पॉलिटिक्स को एक सिंगल व्यू पॉइंट से डेफिनेट करना एक्यूरेट नहीं होगा। बीजेपी के लिए चैलेंज और अपॉर्चुनिटी। बीजेपी के लिए यंग वोटर्स ट्रेडिशनली इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी रहे हैं, लेकिन रिसेंट इवेंट्स ने यह भी शो किया कि यंग वोटर्स अपने स्पेसिफिक कंसर्न्स को लेकर पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं। रिचर्स ने 6 अगस्त की रिपोर्ट में बताया कि बीजेपी ने यूथ आउटरीच को शार्पन किया, इंक्लूडिंग सोशल मीडिया कम्युनिकेशन आफ्टर द प्रोटेस्ट। 17 अगस्त को बीजेपी ने अपने सोशल मीडिया हेड को रिप्लेस भी किया एज पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशनल रिशफल। रिचर्स ने
इस मूव को यूथ प्रोटेस्ट के बाद एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के कॉन्टेक्स्ट में रिपोर्ट किया। इससे ये सिग्नल मिलता है कि पॉलिटिकल पार्टीज डिजिटल कम्युनिकेशन को इंक्रीजिंगली स्ट्रेटेजिक एरिया के रूप में देख रहे हैं। ऑपोजिशन का रोल। रिसेंट यूथ मूवमेंट के इश्यूज को ऑपोजिशन पार्टीज ने भी राइज किया, लेकिन प्रोटेस्ट लीडर्स ने इमिजिएटली किसी पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट करने से डिस्टेंस मेंटेन किया। रिचर्स के अकॉर्डिंग कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने अगस्त में कहा था कि मूवमेंट का इमीडिएट फोकस इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के बजाय पब्लिक इश्यूज और इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी रहेगा। ये डिस्कशन इम्पॉर्टेंट है। एक सोशल मूवमेंट और पॉलिटिकल पार्टी एक ही चीज़ नहीं होते। सोशल मूवमेंट का ऑब्जेक्टिव किसी पर्टिकुलर इश्यू पर पब्लिक प्रेशर क्रिएट करना हो सकता है, जबकि पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शंस कॉन्टेक्स्ट करके गवर्नेंस में डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं। 2029 के इलेक्शंस का लॉन्ग टर्म एंगल। इंडिया में नेक्स्ट जनरल इलेक्शन 2029 में एक्सपेक्टेड है। रिचर्स के एनालिसिस के अकॉर्डिंग यंग वोटर्स फ्यूचर इलेक्शंस में इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी रहेंगे और पॉलिटिकल पार्टीज ऑलरेडी जेंजी ऑडियंस के साथ कम्युनिकेशन स्ट्रेंथन करने पर फोकस कर रही है। लेकिन आज के प्रोटेस्ट को डायरेक्टली 2029 इलेक्शन रिजल्ट का प्रिडिक्शन मानना सही नहीं होगा। पॉलिटिक्स में पब्लिक ओपिनियन सेवरल फैक्टर से इन्फ्लुएंस होते हैं। इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट, लोकल इश्यूज, लीडरशिप, गवर्नमेंट परफॉर्मेंस और इवेंट्स। अभी से फाइनल इलेक्शन आउटकम प्रिडिक्ट करना पॉसिबल नहीं है। यंग वोटर्स के लिए क्या इम्पोर्टेंट है? इस एंटायर डेवलपमेंट से एक पॉजिटिव लेसन भी मिलता है। डेमोक्रेसी में यंग पीपल की पार्टिसिपेशन सिर्फ वोटिंग तक लिमिटेड नहीं होती। स्टूडेंट्स और यंग सिटीजन क्वेश्चंस राइज कर सकते हैं, पॉलिसीज़ को समझ सकते हैं और पब्लिक डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन पार्टिसिपेशन के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इम्पॉर्टेंट है। पॉलिटिकल क्लेम्स को वेरीफाई करना, डिफरेंट व्यू पॉइंट्स को समझना और रेस्पेक्टफुल डिस्कशन मेंटेन करना हेल्दी डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन का पार्ट है। तो इंडिया में रिसेंट यूथ प्रोटेस्ट ने एक इम्पोर्टेंट ट्रेंड हाईलाइट किया है। यंग इंडियंस की पॉलिटिकल वॉइस इंक्रीजिंगली डिजिटल भी है और पब्लिक इश्यूज से डायरेक्टली कनेक्टेड भी। एग्जाम रिफॉर्म्स और एजुकेशन कंसर्न से स्टार्ट हुआ मूवमेंट नेशनल पॉलिटिक्स तक पहुंचा और उसके बाद लीगल इन्वेस्टिगेशन भी सामने आई। पॉलिटिकल पार्टीज भी यंग वोटर्स तक पहुंचने के लिए अपनी सोशल मीडिया स्ट्रैटेजीज का अडेप्ट कर रही हैं। लेकिन इस स्टोरी को किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की विक्ट्री या डिफीट के रूप में देखना जल्दी होगा। बिगर पिक्चर ये है कि इंडिया की यंग जनरेशन पॉलिटिकल कन्वर्सेशन को इन्फ्लुएंस करने की इंक्रीजिंगली स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। आने वाले सालों में एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ जैसे इश्यूज यंग वोटर्स के पॉलिटिकल प्रायोरिटीज़ को शेप कर सकते हैं और 2029 के जनरल इलेक्शन की तरफ बढ़ते हुए ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि पॉलिटिकल पार्टीज यूथ कंसर्न्स को किस तरह एड्रेस करती हैं और यंग वोटर्स उन रेस्पॉन्सेस को किस तरह एवेल्युएट करते हैं। अब बात करते हैं इकोनॉमी की एक ऐसी स्टोरी कि जिसका कनेक्शन डायरेक्टली कॉमन हाउस होल्ड के बजट से है। इन्फ्लेशन, क्रूड ऑयल और इंडिया की इकोनॉमी। रिसेंट वीक्स में ग्लोबल ऑयल प्राइसेस में वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ी है और इसका इफ़ेक्ट इंडियन इकोनॉमी के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया अपनी क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट का बड़ा हिस्सा इंपोर्ट से पूरा करता है। रिचर्स के मुताबिक 20 अगस्त को ब्रेंट क्रूड अराउंड 93.8 पर बैरल तक पहुंच गया था, जिससे इंडिया में इन्फ्लेशन और रुपी पर प्रेशर की कंसर्न्स बढ़ी हैं। अब सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि इंटरनेशनल ऑयल प्राइस का कनेक्शन हमारी डेली लाइफ से क्या है। क्रूड ऑयल महंगा होने से प्रॉब्लम क्या होती है? क्रूड ऑयल इकोनॉमी के ऑलमोस्ट हर मेजर सेक्टर से इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। ट्रांसपोर्टेशन में फ्यूल की रिक्वायरमेंट होती है। फैक्ट्रीज में एनर्जी और रॉ मटेरियल्स के लिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं। गुड्स को एक सिटी से दूसरी सिटी तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए फ्यूल चाहिए। एग्रीकल्चर में भी ट्रांसपोर्टेशन और फार्म रिलेटेड एक्टिविटीज़ एनर्जी प्राइसेस से अफेक्टेड हो सकती हैं।
इसलिए अगर इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस लॉन्ग पीरियड तक एलिवेटेड रहते हैं तो इकोनॉमी में इनपुट कॉस्ट बढ़ने का रिस्क होता है। कंपनीज के लिए प्रोडक्शन और ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसिव हो सकता है, और अगर ये एडिशनल कॉस्ट कंज्यूमर्स तक ट्रांसफ़र होती है तो डिफरेंट गुड्स और सर्विसेज के प्राइसेस पर प्रेशर आ सकता है। इसी प्रोसेस को ब्रॉडली कॉस्ट पुश इन्फ्लेमेशन के कॉन्टेक्स्ट में समझा जा सकता है। इंडिया में इन्फ्लेमेशन कितनी है? लेटेस्ट अवेलेबल ऑफिशियल जुलाई डेटा के अकॉर्डिंग इंडियाज़ एनुअल रिटेल इन्फ्लेशन 4.45% तक पहुंच गई है, जो जून के 4.38% से हायर है। ये सेकेंड कॉन्सेक्यूटिव मंथ था जब इन्फ्लेमेशन आरबीआई के 4% मीडियम टर्म टारगेट से ऊपर रही। हाउएवर 4.45% अभी भी आरबीआई की 2 से 6% टॉलरेंस रेंज के अंदर है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस समझना ज़रूरी है। इन्फ्लेशन 4.45% होने का मतलब ये नहीं है कि हर चीज़ एग्जैक्टली 4.45% महंगी हुई। इन्फ्लेशन एक ब्रॉड प्राइस इंडेक्स की ईयर ऑन ईयर चेंज को मेज़र करता है। डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए डिफरेंट कैटेगरीज प्राइजेस अलग स्पीड से मूव कर सकते हैं। फूड, फ्यूल, हाउसिंग रिलेटेड एक्सपेंसेस और अदर प्रोडक्ट्स के प्राइस ट्रेंड्स डिफरेंट हो सकते हैं। फूड प्राइसेस का भी रोल। जुलाई में फूड इन्फ्लेशन 5.52% रिपोर्ट हुई, और हायर प्राइसेस ने ओवरऑल इन्फ्लेमेशन को पुश किया। रिचर्स के अकॉर्डिंग वीकर मॉनसून कंडीशंस और कुछ फूड आइटम्स के हायर प्राइसेस भी प्रेशर के फैक्टर्स रहे। इसका कॉमन हाउस होल्ड पर इफेक्ट रिलेटिवली इजी टू अंडरस्टैंड है। अगर वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, एडिबल प्रोडक्ट्स या अदर फूड आइटम्स के प्राइसेस इंक्रीज करते हैं तो मंथली ग्रोसरी बजट पर डायरेक्टली इम्पैक्ट आ सकता है। लेकिन फूड इन्फ्लेशन सीजनल भी हो सकती है। अगर रेनफॉल कंडीशन इम्प्रूव होती है और एग्रीकल्चर सप्लाई बेटर होती है तो कुछ फूड प्राइसेस फ्यूचर में मॉडरेट भी हो सकते हैं। इसलिए एक सिंगल मंथ इन्फ्लेशन फिगर से लॉन्ग टर्म ट्रेंड डिसाइड करना सही नहीं होगा। ऑयल का रुपीस से कनेक्शन। अब स्टोरी का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है रुपीस। इंडिया क्रूड ऑयल का लार्जर इंपोर्टर है। जब ऑयल प्राइसेस इंक्रीज होते हैं, इंडियन इंपोर्टर्स को ऑयल परचेसेस के लिए मोर डॉलर्स की रिक्वायरमेंट्स हो सकती है। अगर डॉलर डिमांड इंक्रीज होती है और अदर फैक्टर्स भी नेगेटिव होते हैं तो रुपीस पर प्रेशर आ सकता है। रिसेंट रिचर्स रिपोर्टिंग के अकॉर्डिंग हायर ऑयल प्राइसेस और मिडल ईस्ट अनसर्टेनिटी के बीच आरबीआई ने रुपी को एक्सेसिव वॉलेटिलिटी से प्रोटेक्ट करने के लिए करेंसी मार्केट्स में इन्वेंशन किया है। 20 अगस्त को रुपी अराउंड 95.705 पर डॉलर पर क्लोज हुआ, वाइल ब्रेंट क्रूड रफली 93.8 डॉलर पर बैरल तक राइज कर चुका था। क्या पेट्रोल डीजल इमीडिएटली महंगे हो जाएंगे? यहाँ स्पेक्यूलेशन से बचना इम्पॉर्टेंट है। इंटरनेशनल क्रूड प्राइस इंक्रीज का मतलब ऑटोमेटिकली ये नहीं होता कि डोमेस्टिक रिटेल फ्यूल प्राइसेस इमीडिएटली सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज हो जाएंगे। डोमेस्टिक फ्यूल प्राइसिंग पर मल्टीपल फैक्टर्स का इफेक्ट होता है। इसलिए न्यूज़ में क्रूड प्राइसेस राइज होने की इंफॉर्मेशन को डायरेक्टली पेट्रोल कर कितना महंगा होगा के फॉर्म में प्रेजेंट करना एक्यूरेट नहीं होगा। हाँ, लॉन्ग लास्टिंग हायर क्रूड प्राइसेस इकोनॉमी के लिए इन्फ्लेशनरी प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं। आरबीआई क्या कर सकता है? ये पॉइंट कॉमन पीपल के लिए पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट है। आरबीआई का मेन मॉनेटरी पॉलिसी ऑब्जेक्टिव प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करना है, वाइल ग्रोथ को भी सपोर्ट करना। अगस्त 5 की मीटिंग में आरबीआई ने रेपो रेट 5.25% पर अनचेंज रखा, लेकिन अगस्त 19 को रिलीज मीटिंग मिनट्स से पता चला कि पॉलिसी मेकर्स फ्यूचर में रेट हाइक्स की पॉसिबिलिटी को मॉनिटर कर रहे हैं, पर्टिकुलरली अगर ऑयल प्राइसेस और सप्लाई साइड प्रेशर ब्रॉडर इन्फ्लेशन में कन्वर्ट होते हैं। सिंपल लैंग्वेज में, अगर इन्फ्लेशन टेम्पररी है तो सेंट्रल बैंक वेट एंड वॉच अप्रोच मेंटेन कर सकता है, लेकिन अगर इन्फ्लेशन ब्रॉड बेस्ड और पर्सिस्टेंट हो जाती है तो इंटरेस्ट रेट को टाइटर डायरेक्शन में ले जाने की पॉसिबिलिटी बढ़ सकती है। इंटरेस्ट रेट्स का आम आदमी से क्या कनेक्शन? इंटरेस्ट रेट्स डायरेक्टली बोरोवर्स को अफेक्ट कर सकते हैं। अगर फ्यूचर में पॉलिसी रेट्स इंक्रीज होते हैं और बैंक्स अपनी लेंडिंग रेट्स एडजस्ट करते हैं तो न्यू लोन्स या फ्लोटिंग रेट बोरोइंग की कॉस्ट को इंक्रीज हो सकती है।
इसका इफ़ेक्ट होम लोन्स, बिजनेसेस, बोरिंग और अदर क्रेडिट प्रोडक्ट्स पर डिपेंड करेगा। लेकिन ये भी ऑटोमेटिक वन टू वन रिलेशनशिप नहीं होता। बैंक्स के लेंडिंग डिसीजंस में मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। इसलिए अभी से किसी पर्टिकुलर लोन की कॉस्ट कितनी बढ़ेगी, ये प्रेडिक्ट करना अप्रोप्रिएट नहीं होगा। कॉमन हाउसहोल्ड को क्या समझना चाहिए? इस एंटायर स्टोरी का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ऑयल प्राइसेस, इन्फ्लेशन और रुपी एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम का पार्ट है। और क्रूड ऑयल एलिवेटेड रहता है, इंपोर्ट बिल पर प्रेशर आ सकता है, रुपीस पर प्रेशर आ सकता है, ट्रांसपोर्टेशन और प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ने का रिस्क होता है, इन्फ्लेशन पर एडिशनल प्रेशर आ सकता है, आरबीआई को मॉनेटरी पॉलिसी पर कॉशियस रहना पड़ सकता है, लेकिन इसका ऑपोजिट भी पॉसिबल है। अगर ग्लोबल ऑयल प्राइसेस इवेंचुअली मॉडरेट होते हैं, सप्लाई कंडीशंस इंप्रूव होती हैं और फूड इन्फ्लेशन कंट्रोल में आती हैं, तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर रिड्यूस हो सकता है। इंडिया के लिए पॉजिटिव पॉइंट क्या है? डिस्पाइट रिसेंट कंसर्न्स, इंडियाज ओवरऑल इकोनॉमिक पिक्चर सिर्फ इन्फ्लेशन से डिफाइन नहीं होता। आरबीआई ने अगस्त में अपनी एनुअल ग्रोथ फोरकास्ट को 6.7% तक इंक्रीज किया था, इवन वाइल कीपिंग अ क्लोज वॉच ऑन इन्फ्लेशन रिस्क। यानी सेंट्रल बैंक के असेसमेंट में ग्रोथ मोमेंट अभी भी इम्पोर्टेंट पॉजिटिव फैक्टर है। चैलेंज ये है कि इंडिया को ग्रोथ मेंटेन करते हुए इन्फ्लेशन को मैनेजेबल लेवल पर रखना है। तो इन्फ्लेशन की स्टोरी सिर्फ इकोनॉमिक्स टेक्स्ट बुक का टॉपिक नहीं है। इसका कनेक्शन ग्रोसरी बिल्स, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, बोरोइंग कॉस्ट और हाउस होल्ड बजटिंग से हो सकता है। जुलाई में इंडियाज रिटेल इन्फ्लेशन 4.45% रही, वाइल हायर फूड प्राइसेस और एलिवेटेड ग्लोबल ऑयल प्राइसेस ने फ्यूचर इन्फ्लेशन रिस्क को इम्पोर्टेंट बना दिया है। अभी इन्फ्लेशन आरबीआई की 2 से 6% टॉलरेंस रेंज के अंदर है और सेंट्रल बैंक ने रेपो रेट 5.25% पर मेंटेन किया है। लेकिन पॉलिसी मेकर्स क्लियरली ऑयल प्राइसेस को और पॉसिबल सेकेंड राउंड इन्फ्लेशन इफेक्ट्स को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। इसलिए कमिंग मंथ्स में क्रूड ऑयल, फूड प्राइसेस, मॉनसून कंडीशंस और रुपी मूवमेंट इंडिया की इन्फ्लेशन स्टोरी के इम्पोर्टेंट इंडिकेटर्स रहेंगे। और कॉमन पर्सन के लिए सिंपल मैसेज ये है, ऑयल का ग्लोबल प्राइस सिर्फ इंटरनेशनल मार्केट की हेडलाइन नहीं होता, उसका इफ़ेक्ट इवेंचुअली इकोनॉमी के कई पार्ट्स तक पहुंच सकता है। अब बात करते हैं एआई और स्टूडेंट से जुड़ी एक इम्पोर्टेंट ग्लोबल एजुकेशन स्टोरी की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब सिर्फ टेक्नोलॉजी कंपनीज के टॉपिक नहीं रहा। स्टूडेंट्स भी एआई टूल्स को यूज़ रिसर्च, राइटिंग्स, ब्रेनस्टॉर्मिंग, लैंग्वेज लर्निंग, कोडिंग और स्टडी असिस्टेंस के लिए इंक्रीजिंगली कर रहे हैं। लेकिन एजुकेशन सेक्टर के सामने एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एआई स्टूडेंट की लर्निंग को इम्प्रूव कर रहा है या सिर्फ आंसर्स को फास्ट बना रहा है? इस क्वेश्चन को लेकर 2026 में यूनिवर्सिटीज़ और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के बीच डिस्कशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। डिजिटल एजुकेशन काउंसिल के 2026 ग्लोबल सर्वे के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में जनरेटिव एआई का अडॉप्शन रैपिडली इंक्रीज हुआ है। सर्वे ने एआई यूज़ के बेनिफिट्स के साथ एकेडमिक इंटीग्रिटी, एक्यूरेसी और स्टूडेंट लर्निंग को लेकर कंसर्न्स भी हाईलाइट किया है। एआई का स्टूडेंट्स के लिए एक्चुअल यूज़ किया है। आज की एक स्टूडेंट एआई को मल्टीपल वेज में यूज़ कर सकता है। अगर किसी चैप्टर का कॉन्सेप्ट डिफ़िकल्ट है, एआई यूज़ कॉन्सेप्ट को सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर सकता है। अगर स्टूडेंट किसी टॉपिक पर रिसर्च स्टार्ट कर रहा है, एआई ब्रेनस्टॉर्मिंग में हेल्प कर सकता है। प्रोग्रामिंग स्टूडेंट्स कोडिंग प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करने के लिए एआई असिस्टेंट यूज़ कर सकते हैं। लैंग्वेज लर्नर्स ट्रांसलेशन और राइटिंग प्रैक्टिस के लिए एआई टूल्स यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है, एआई से आंसर मिलना और कॉन्सेप्ट समझना सेम चीज़ नहीं है। अगर स्टूडेंट हर प्रॉब्लम का डायरेक्ट सॉल्यूशन एआई से ले लेता है, तो शॉर्ट टर्म में काम फास्ट हो सकता है, लेकिन इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रैक्टिस कम हो सकती है। इसी वजह से एजुकेशन एक्सपर्ट्स एआई को रिप्लेसमेंट के बजाय लर्निंग असिस्टेंट के तरह यूज़ करने पर फोकस कर रहे हैं। होमवर्क का मॉडल चेंज हो रहा है। ट्रेडिशनल होमवर्क में टीचर स्टूडेंट को क्वेश्चन देता था और स्टूडेंट इंडिपेंडेंटली आंसर प्रिपेयर करता था।
जनरेटिव एआई के बाद टीचर के लिए ये आइडेंटिफाई करना डिफ़िकल्ट हो सकता है कि असाइनमेंट स्टूडेंट ने खुद प्रिपेयर किया है या एआई की असिस्टेंट की मदद ली थी। इस वजह से कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस असेसमेंट मेथड्स को रीथिंक कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, सिर्फ टेक होम रिटन असाइनमेंट के बजाय ओरल एक्सप्लेनेशन, क्लासरूम डिस्कशन, प्रोजेक्ट वर्क और प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन का इम्पोर्टेंस बढ़ सकता है। अगर स्टूडेंट ने एआई की हेल्प ली है तो टीचर उससे ये भी पूछ सकता है कि आंसर का लॉजिक क्या था और उसने पर्टिकुलर कंक्लूजन क्यों चूज़ किया। इस अप्रोच का पर्पस एआई को कम्प्लीटली बैन करना नहीं, बल्कि एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग को मेज़र करना हो सकता है। एआई का मेजर रोल पोटेंशियल बेनिफिट पर्सनलाइज्ड लर्निंग है। ट्रेडिशनल क्लासरूम में एक टीचर को एक ही टाइम पर मल्टीपल स्टूडेंट्स को टीच करना होता है। हर स्टूडेंट के लर्निंग स्पीड और प्रेफर्ड एक्सप्लेनेशन स्टाइल डिफरेंट हो सकते हैं। एआई थ्योरेटिकली एक कॉन्सेप्ट को मल्टीपल वेज में एक्सप्लेन कर सकता है। फॉर एग्जांपल, मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट एक स्टूडेंट को फॉर्मूला के थ्रू समझ आ सकता है, जबकि दूसरे स्टूडेंट को रियल लाइफ एग्जाम्पल से बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। एआई स्टूडेंट के क्वेश्चंस के बेसिस पर एडिशनल एग्जाम्पल्स जनरेट कर सकता है, लेकिन यहाँ भी टीचर की रोल इम्पॉर्टेंट रहेगी। एआई का आंसर इनकरेक्ट या इनकम्प्लीट हो सकता है, इसलिए स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन वेरीफाई करना सीखना ज़रूरी है। एआई हेलुसिनेशन का प्रॉब्लम। एआई सिस्टम्स कभी-कभी कॉन्फिडेंट लैंग्वेज में इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन जनरेट कर सकते हैं। इस फेनोमेना को कॉमनली एआई हेलुसिनेशन कहा जाता है। एजुकेशन में ये पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट इश्यू है। अगर स्टूडेंट हिस्ट्री, साइंस, मैथमेटिक्स या एनी अदर सब्जेक्ट में एआई जनरेटेड इन्फॉर्मेशन को बिना वेरीफाई किए एक्सेप्ट करता है, तो रॉन्ग कॉन्सेप्ट डेवलप हो सकता है। इसलिए एआई लिटरेसी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ये होना चाहिए कि स्टूडेंट सिर्फ एआई यूज़ करना नहीं, बल्कि एआई के आंसर को एवेल्युएट करना भी सीखे। सोर्सेस चेक करना, कैलकुलेशंस वेरीफाई करना और डिफरेंट रेफरेंस कंपेयर करना यूज़फुल हैबिट्स है। अब बात करते हैं एग्ज़ाम पर इसका क्या इम्पैक्ट आ सकता है। एआई के डेवलपमेंट के साथ एग्जामिनेशन का डिज़ाइन भी एवॉल्व हो सकता है। अगर एक क्वेश्चन का आंसर इंटरनेट या एआई टूल से इजीली ऑब्टेन हो सकता है, तो सिर्फ इंफॉर्मेशन रिकॉल करने वाले क्वेश्चंस की वैल्यू रिड्यूस हो सकती है। फ्यूचर असेसमेंट में रीजनिंग, एप्लीकेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग को ग्रेटर इंपॉर्टेंस मिल सकती है। फॉर एग्जांपल, टीचर सिर्फ डेफिनेशन क्या है पूछने के बजाय ये पूछ सकता है कि किसी रियल वर्ल्ड सिचुएशन में कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करोगे। इस टाइप के क्वेश्चंस में स्टूडेंट की एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग एवेल्युएट करना कंपैरेटिवली ईजियर हो सकता है। स्टूडेंट को एआई से डरना चाहिए या फिर नहीं? तो इसका आंसर है नहीं। एआई को एक न्यू टेक्नोलॉजी स्किल की तरह समझना बेटर अप्रोच है। जैसे स्टूडेंट्स ने इंटरनेट, सर्च इंजन्स, कैलकुलेटर्स और डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म्स यूज़ करना सीखा, वैसे ही एआई टूल्स को रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अगर यूज़ करेंगे तो स्किल भी बना सकते हैं। लेकिन एआई का यूज़ शॉर्टकट के लिए नहीं, लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए करना इम्पॉर्टेंट है। एक सिंपल एग्जाम्पल, अगर आप किसी फिज़िक्स कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पा रहे, एआई से एक्सप्लेनेशन मांगना यूज़फुल है, लेकिन एक्सप्लेनेशन मिलने के बाद खुद क्वेश्चन सॉल्व करना और आंसर वेरीफाई करना और भी इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह ऐसे के लिए एआई से आइडियाज़ ब्रेनस्टॉर्म करना यूज़फुल हो सकता है, लेकिन फाइनल वर्क में अपनी अंडरस्टैंडिंग और ओरिजिनल थिंकिंग मेंटेन करना ज़रूरी है। क्या टीचर का रोल कम होगा या फिर नहीं? एआई के आने का मतलब ऑटोमेटिकली ये नहीं है कि टीचर्स अननेसेसरी हो जाएंगे। एक्चुअली टीचर्स का रोल कुछ एरियाज़ में और इम्पोर्टेंट हो सकता है। टीचर स्टूडेंट की प्रोग्रेस समझ सकता है, टीचर कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड कर सकता है, टीचर एआई जनरेटेड इन्फॉर्मेशन को चैलेंज कर सकता है और टीचर क्लासरूम में डिस्कशन, कोलैबोरेशन और प्रैक्टिकल लर्निंग क्रिएट कर सकता है। एआई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन एजुकेशन को गोल सिर्फ इंफॉर्मेशन देना नहीं होता। एजुकेशन में कम्युनिकेशन, टीम वर्क, क्यूरियोसिटी, डिसिप्लिन और क्रिटिकल थिंकिंग भी इम्पोर्टेंट स्किल्स हैं। एआई लिटरेसी फ्यूचर स्किल क्यों है? आने वाले ईयर्स में ऑलमोस्ट हर प्रोफेशन में एआई टूल्स का यूज़ इंक्रीज हो सकता है। इसलिए स्टूडेंट्स के लिए एआई लिटरेसी का मतलब सिर्फ चैटबॉट चलाना नहीं होना चाहिए।
एआई लिटरेसी में ये समझना भी इंक्लूड हो सकता है एआई किस टाइप के टास्क में यूज़फुल है, एआई की लिमिटेशंस क्या हैं, इंफॉर्मेशन को वेरीफाई कैसे करें, प्राइवेसी का ध्यान कैसे रखें, एआई जनरेटेड कंटेंट को रेस्पॉन्सिबली के साथ कैसे यूज़ करें और सबसे इम्पॉर्टेंट एआई के बिना भी प्रॉब्लम सॉल्व करने की एबिलिटी कैसे मेंटेन करें। तो एआई एजुकेशन को डेफिनेटली चेंज कर रहा है, लेकिन ये चेंज सिर्फ स्टूडेंट्स एआई से आंसर ले रहे हैं तक लिमिटेड नहीं है। एआई पर्सनलाइज्ड लर्निंग, रिसर्च असिस्टेंस, कोडिंग सपोर्ट और लैंग्वेज लर्निंग जैसे एरियाज में यूज़फुल हो सकता है। साथ ही एक्यूरेसी, एकेडमिक इंटीग्रिटी और इंडिपेंडेंट थिंकिंग जैसे चैलेंजेस भी सामने आए हैं। इसलिए फ्यूचर एजुकेशन का बेस्ट मॉडल शायद एआई वर्सेस टीचर नहीं होगा, बल्कि एआई प्लस टीचर प्लस स्टूडेंट का कॉम्बिनेशन हो सकता है। स्टूडेंट्स के लिए सबसे वैल्यूएबल स्किल सिर्फ एआई को यूज़ करना नहीं होगी, सबसे वैल्यूएबल स्किल होगी एआई की हेल्प लेकर भी खुद सोचना, वेरीफाई करना और समझना। और अगर एजुकेशन सिस्टम ये बैलेंस सक्सेसफुली क्रिएट कर लेता है, तो एआई स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ शॉर्टकट नहीं, बल्कि एक पावरफुल लर्निंग टूल बन सकता है। अब बात करते हैं 2026 एग्ज़ाम्स और कॉलेज एडमिशन की। हर साल लाखों स्टूडेंट्स एंट्रेंस एग्ज़ाम्स, यूनिवर्सिटी एडमिशन और काउंसलिंग प्रोसेस को फॉलो करते हैं। 2026 में भी एजुकेशन सेक्टर में एक इम्पॉर्टेंट ट्रेंड ये है कि स्टूडेंट्स को सिर्फ एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं, बल्कि रजिस्ट्रेशन डेट्स, एलिजिबिलिटी, काउंसलिंग और ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर भी इक्वली फोकस करना पड़ रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट रूल, किसी भी एग्ज़ाम या एडमिशन की डेट के लिए ऑफिशियल वेबसाइट की लेटेस्ट नोटिफिकेशन को फाइनल सोर्स माना जाना चाहिए, क्योंकि शेड्यूल्स चेंज हो सकते हैं। आईआईटी और इंजीनियरिंग एडमिशन्स, इंडिया में आईआईटी एडमिशन्स के लिए जेई एडवांस के एक मेजर एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। जेई एडवांस के थ्रू आईआईटीज़ के अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में एडमिशन होता है, लेकिन प्रोसेस सिर्फ एग्ज़ाम तक लिमिटेड नहीं है। स्टूडेंट्स को एलिजिबिलिटी, रजिस्ट्रेशन, रिजल्ट, रैंक और सब्सिक्वेंट काउंसलिंग प्रोसेस को भी केयरफुली फॉलो करना होता है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट लेसन है, सिर्फ प्रिपरेशन स्ट्रांग होना इनफ नहीं है। अगर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डेडलाइन मिस कर देता है या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली सबमिट नहीं करता है, तो प्रिपरेशन का बेनिफिट भी नहीं मिल सकता। इसलिए सीरियस एस्पिरेंट्स को एक सिंपल कैलेंडर मेंटेन करना चाहिए। एग्ज़ाम नेम, ऑफिशियल वेबसाइट, रजिस्ट्रेशन डेट, करेक्शन विंडो अगर अवेलेबल हो, एडमिट कार्ड डेट, एग्ज़ाम डेट, रिजल्ट, काउंसलिंग, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन एक जगह मेंटेन करना यूज़फुल हो सकता है। एम्स और मेडिकल एजुकेशन में भी एडमिशन प्रोसेस मल्टी स्टेज में हो सकता है। एम्स जैसे प्रीमियर मेडिकल इंस्टीट्यूशंस के अंडर ग्रेजुएट एडमिशन्स के लिए करंट नेशनल मेडिकल एडमिशन फ्रेमवर्क और ऑफिशियल काउंसलिंग प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। इसलिए स्टूडेंट्स को सोशल मीडिया पोस्ट या अनऑफिशियल कोचिंग अपडेट्स पर कंप्लीटली डिपेंड नहीं करना चाहिए। अगर किसी एडमिशन रूल में चेंज आता है, तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन सबसे पहले रिलायबल सोर्स होता है। मेडिकल एजुकेशन में कंपटीशन हाई होने की वजह से स्टूडेंट्स नेचुरली प्रेशर फील कर सकते हैं, लेकिन प्रिपरेशन को रियलिस्टिक शेड्यूल में डिवाइड करना ज़्यादा यूज़फुल अप्रोच है। कॉलेज एडमिशन में एक और चैलेंज, आज स्टूडेंट्स के पास सिर्फ ट्रेडिशनल एंट्रेंस एग्ज़ाम का ऑप्शन नहीं है। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ और कोर्सेज के अलग एडमिशन पाथवेज हो सकते हैं। कुछ प्रोग्राम्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू स्टूडेंट्स सेलेक्ट करते हैं, कुछ इंस्टीट्यूशंस मेरिट बेस्ड क्राइटेरिया यूज़ करते हैं, कुछ कोर्सेज में एंट्रेंस के साथ एडिशनल रिक्वायरमेंट्स भी हो सकती हैं। इसलिए स्टूडेंट्स को एक कॉमन मिस्टेक अवॉइड करनी चाहिए। मुझे लगता है एडमिशन ऐसे ही होगा। इंस्टेड कोर्स और इंस्टीट्यूशन की ऑफिशियल एडमिशन इंफॉर्मेशन चेक करनी चाहिए। CAT 2026 भी इम्पॉर्टेंट। मैनेजमेंट एजुकेशन के स्टूडेंट्स के लिए CAT 2026 एक मेजर एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ मैनेजमेंट के मैनेजमेंट प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए कैट इम्पॉर्टेंट एग्जामिनेशन है। 2026 के कैट रजिस्ट्रेशन शेड्यूल को ऑफिशियल IIM कैट
पोर्टल से वेरीफाई करना चाहिए क्योंकि डेट्स और इंस्ट्रक्शंस टाइम के साथ अपडेट हो सकते हैं। एमबीए एस्पिरेंट्स के लिए कैट प्रिपरेशन में क्वांटिटेटिव एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कंप्रेंशन और डेटा इंटरप्शंस, लॉजिकल रीजनिंग जैसे एरियाज इम्पॉर्टेंट होते हैं। लेकिन प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी हर स्टूडेंट के लिए सेम नहीं होती। किसी स्टूडेंट को मैथमेटिक्स में ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत हो सकती है, जबकि दूसरे स्टूडेंट को रीडिंग स्पीड इम्प्रूव करने पर फोकस करना पड़ सकता है। एआई और एग्ज़ाम प्रिपरेशन 2026 में एग्ज़ाम प्रिपरेशन का एक इंटरेस्टिंग न्यू फैक्टर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। स्टूडेंट्स एआई टूल्स को कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन करने, प्रैक्टिस क्वेश्चंस जनरेट करने, वोकैबुलरी इम्प्रूव करने और स्टडी प्लान्स ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एआई जनरेटेड क्वेश्चंस को ऑफिशियल एग्ज़ाम पैटर्न समझना मिस्टेक हो सकता है। एआई एक सप्लीमेंट्री टूल है। एक्चुअली सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न और प्रीवियस ईयर पेपर्स के लिए ऑफिशियल एग्जामिनेशन सोर्सेज को प्रायोरिटी देनी चाहिए। अगर एआई किसी डिफ़िकल्ट मैथमेटिक्स प्रॉब्लम का एक्सप्लेनेशन देता है तो स्टूडेंट्स को आंसर इंडिपेंडेंटली सॉल्व करने वेरीफाई करना चाहिए। इससे एआई लर्निंग असिस्टेंट बन सकता है, शॉर्टकट नहीं। एडमिशन सीजन में फेक इन्फॉर्मेशन। एग्ज़ाम सीजन में सोशल मीडिया पर फेक नोटिफिकेशंस भी सर्कुलेट हो सकती हैं। कभी कभी एक एडिटेड स्क्रीनशॉट वायरल हो जाता है। कभी रजिस्ट्रेशन डेडलाइन को इनकरेक्टली चेंज करके शेयर किया जाता है। कभी एडमिशन रूल्स के बारे में इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट होती है। स्टूडेंट्स को ऐसी सिचुएशन में सिंपल रूल फॉलो करना चाहिए। स्क्रीनशॉट से ज़्यादा ऑफिशियल वेबसाइट पर ट्रस्ट करें। अगर नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल नहीं है तो उस इन्फॉर्मेशन को कंफर्म मान लेना अवॉइड करें। डॉक्यूमेंट्स भी इम्पॉर्टेंट है। एडमिशन प्रोसेस में डॉक्यूमेंट्स का रोल भी सिग्निफिकेंट होता है। स्टूडेंट्स को अपने कॉमनली रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के अपडेटेड वर्जन्स रेडी रखने चाहिए। फॉर एग्जांपल, आइडेंटिटी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, एकेडमिक सर्टिफिकेट्स, कैटेगरी और एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स wherever applicable, photographs, signatures, application related information, exact requirements institution और examination के according different हो सकते हैं। इसलिए चेकलिस्ट को ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना बेस्ट अप्रोच है। स्टूडेंट्स को डेट्स का प्रेशर कैसे हैंडल करना चाहिए। एग्ज़ाम सीजन में एक साथ बहुत सारी डेडलाइंस देखकर स्टूडेंट्स ओवरवेल्म फील कर सकते हैं। इसलिए एक सिंपल 3 लेवल कैलेंडर यूज़फुल हो सकता है। रजिस्ट्रेशन डेडलाइंस, एग्ज़ाम एंड एडमिट कार्ड्स, रिजल्ट्स एंड काउंसलिंग। हर संडे या वीक के बिगिनिंग में कैलेंडर चेक करना यूज़फुल हैबिट हो सकती है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, लास्ट डे तक रजिस्ट्रेशन पोस्टपोन करना अवॉइड करें। वेबसाइट ट्रैफिक, पेमेंट इश्यूज़ या डॉक्यूमेंट प्रॉब्लम्स की वजह से लास्ट मिनट डिफ़िकल्ट हो सकता है। करियर का डिसीजन सिर्फ रैंकिंग से नहीं, एग्ज़ाम रिजल्ट इम्पॉर्टेंट होता है। लेकिन करियर डिसीजन सिर्फ रैंक या कॉलेज नाम से डिफाइन नहीं होता। कोर्स का करिकुलम, लोकेशन, फीस, स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़, फ्यूचर करियर ऑप्शंस, स्टूडेंट की इंटरेस्ट और लॉन्ग टर्म गोल्स, ये सब फैक्टर्स भी कंसाइडर किया जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट इंजीनियरिंग चूज़ करता है तो उसके पास कंप्यूटर साइंस के अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिविल और अदर स्पेशलाइजेशंस भी हो सकती है। सिमिलरली, मैनेजमेंट साइंस, ह्यूमैनिटीज़ और हेल्थ केयर में भी मल्टीपल करियर पाथवेज अवेलेबल हैं। तो 2026 का एडमिशन सीज़न स्टूडेंट्स के लिए एक सिंपल मैसेज देता है। प्रिपरेशन के साथ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट भी इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें, लेकिन ऑफिशियल नोटिफिकेशंस को रेगुलरली चेक भी करें। रजिस्ट्रेशन डेडलाइंस को कैलेंडर में मार्क करें। डॉक्यूमेंट्स पहले से ऑर्गेनाइज रखें। एआई टूल्स को स्टडी असिस्टेंट के रूप में यूज़ करें, लेकिन ऑफिशियल सिलेबस को, इंस्ट्रक्शंस को रिप्लेस ना करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट, एडमिशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए अनऑफिशियल वायरल पोस्ट के बजाय ऑफिशियल एग्जामिनेशन और यूनिवर्सिटी सोर्सेज को प्रायोरिटी दें।
आईआईटीज़, एम्स और अदर मेजर इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन प्रोसेसेस हाईली कॉम्पिटिटिव हो सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी पैनिक नहीं, प्लानिंग प्लस वेरिफिकेशन प्लस कंसिस्टेंट प्रिपरेशन है। 2026 में टेक्नोलॉजी एजुकेशन को चेंज कर रही है, लेकिन एक बेसिक रूल अब भी सेम है। सही इन्फॉर्मेशन प्लस सही प्रिपरेशन प्लस टाइम पर एक्शन इक्वल टू बेटर अपॉर्चुनिटी। स्टूडेंट्स के लिए फाइनल प्लानिंग स्ट्रैटेजी। अब एक प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी की बात करते हैं। एग्ज़ाम प्रिपरेशन के साथ स्टूडेंट्स को अपनी एप्लीकेशन स्ट्रैटेजी भी ऑर्गेनाइज रखनी चाहिए। सबसे पहले एक मास्टर लिस्ट बनाइए, जिसमें आपके टारगेट एग्ज़ाम्स और कॉलेजेस के नाम हों। हर एग्ज़ाम के सामने रजिस्ट्रेशन, एडमिट कार्ड, एग्ज़ाम रिज़ल्ट और काउंसलिंग की एक्सपेक्टेड टाइमलाइन नोट कर सकते हैं। इससे इम्पोर्टेंट डेडलाइन मिस होने का रिस्क कम हो सकता है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है बैकअप ऑप्शंस। करियर प्लानिंग में सिर्फ एक एग्जामिनेशंस या एक कॉलेज पर कंप्लीटली डिपेंडेंट रहना ज़रूरी नहीं है। स्टूडेंट अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग मल्टीपल कोर्सेज को और इंस्टीट्यूशंस को शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि प्रिपरेशन में फ़ोकस कम रखना है, बल्कि इसका पर्पस अनसर्टेनिटी को मैनेज करना है। तीसरी चीज़ है ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन वेरीफाई करना। एडमिशन सीजन में यूट्यूब वीडियोस, टेलीग्राम ग्रुप्स, इंस्टाग्राम पोस्ट और व्हाट्सएप मैसेजेस पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट होती हैं। ये रिसोर्सेज अपडेट समझने में यूज़फुल हो सकते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन लेने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन ज़रूर चेक करें। चौथी चीज़ है डॉक्यूमेंट्स और डिजिटल रिकॉर्ड्स। इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट्स, फोटोग्राफ, सिग्नेचर और एप्लीकेशन डिटेल्स को ऑर्गेनाइज फोल्डर में रखना यूज़फुल हो सकता है। एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट्स हमेशा रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशंस की ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग चेक करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट, एग्ज़ाम प्रिपरेशन को अपनी कंप्लीट आइडेंटिटी ना बनाएं। कंसिस्टेंट स्टडी के साथ प्रॉपर स्लीप, ब्रेक्स और नॉर्मल रूटीन मेंटेन करना भी इम्पॉर्टेंट है। एक एग्जामिनेशन इम्पॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन एक एग्ज़ाम आपके पूरे फ्यूचर को डिफाइन नहीं करता। 2026 के एडमिशन सीजन में टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स को प्रिपरेशन में हेल्प कर सकती है, लेकिन फाइनल सक्सेस के लिए प्लानिंग, कंसिस्टेंसी और वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन सबसे इम्पॉर्टेंट रहेंगे। इसलिए फॉर्मूला सिंपल रखिए, प्रिपेयर स्मार्टली, डेडलाइंस ट्रैक कीजिए, इन्फॉर्मेशन वेरीफाई कीजिए और अपने ऑप्शंस ओपन रखिए। तो अगर हम 2026 के एग्ज़ाम्स और एडमिशन की पूरी पिक्चर को एक साथ देखें, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये समझ आती है कि आज के कॉम्पिटिटिव एजुकेशन एनवायरनमेंट में सिर्फ पढ़ाई करना ही इनफ नहीं है। स्टूडेंट्स को प्रिपरेशन के साथ प्लानिंग, इंफॉर्मेशन वेरिफिकेशन और टाइम मैनेजमेंट पर भी फोकस करना पड़ता है। आईआईटीज़ जैसे प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन के लिए इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स को एंट्रेंस एग्जामिनेशन के साथ एलिजिबिलिटी, रजिस्ट्रेशन, रिज़ल्ट और काउंसलिंग प्रोसेस को भी केयरफुली फॉलो करना होता है। इसी तरह एम्स जैसे प्रीमियर मेडिकल इंस्टीट्यूशंस के एडमिशन्स में भी स्टूडेंट्स को करंट ऑफिशियल एडमिशन फ्रेमवर्क और काउंसलिंग इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना ज़रूरी है। मैनेजमेंट एस्पिरेंट्स के लिए कैट जैसे एग्जामिनेशन एक अलग पाथवे प्रोवाइड करते हैं। इसलिए हर स्टूडेंट के लिए एक ही प्रिपरेशन फार्मूला नहीं हो सकता। किसी स्टूडेंट का टारगेट इंजीनियरिंग हो सकता है, किसी का मेडिकल, किसी का मैनेजमेंट और किसी का यूनिवर्सिटी बेस्ड अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है अपने टारगेट कोर्स को समझना। सिर्फ किसी फेमस कॉलेज का नाम देखकर डिसीजन लेना ज़रूरी नहीं है। कोर्स का करिकुलम, फीस, लोकेशन, अवेलेबल फैसिलिटीज़, करियर अपॉर्चुनिटीज़ और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टूडेंट की खुद की इंटरेस्ट भी कंसाइडर की जा सकती है। 2026 में एक नया फैक्टर भी स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन को इन्फ्लुएंस कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई टूल्स कॉन्सेप्ट्स को सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने, प्रैक्टिस क्वेश्चंस बनाने, रिवीजन ऑर्गेनाइज करने, कोडिंग समझने और लैंग्वेज स्किल्स इम्प्रूव करने में हेल्प कर सकते हैं।
लेकिन एआई को फाइनल अथॉरिटी समझना सही अप्रोच नहीं है। अगर एआई किसी क्वेश्चन का आंसर देता है, तो स्टूडेंट को उस आंसर को समझना और पॉसिबल हो तो वेरीफाई करना चाहिए। एआई का बेस्ट यूज़ लर्निंग को सपोर्ट करने के लिए है, लर्निंग को रिप्लेस करने के लिए नहीं। एडमिशन सीज़न में एक और मेजर चैलेंज होता है इंफॉर्मेशन ओवरलोड। सोशल मीडिया पर एग्ज़ाम डेट्स, रजिस्ट्रेशन डेडलाइन, सिलेबस चेंजेस और एडमिशन रूल्स को लेकर बहुत सारी पोस्ट सर्कुलेट होती हैं। इनमें से कुछ यूज़फुल हो सकती है, लेकिन हर वायरल इन्फॉर्मेशन करेक्ट हो ये ज़रूरी नहीं। इसलिए स्टूडेंट्स को एक सिंपल रूल फॉलो करना चाहिए। ऑफिशियल नोटिफिकेशंस को फाइनल सोर्स मानिए। यूट्यूब वीडियोस और सोशल मीडिया अपडेट से इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, लेकिन इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने से पहले कंसर्न्ड एग्जामिनेशन अथॉरिटी या यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट चेक करनी चाहिए। स्टूडेंट्स के लिए एक सिंपल एडमिशन कैलेंडर बनाना भी यूज़फुल हो सकता है। एक सेक्शन में रजिस्ट्रेशन डेडलाइंस रखिए, दूसरे में एग्ज़ाम डेट्स, तीसरे में रिज़ल्ट और काउंसलिंग। और अगर मल्टीपल एग्ज़ाम टारगेट कर रहे हैं, तो सबकी इन्फॉर्मेशन एक ही जगह मेंटेन कीजिए। डॉक्यूमेंट्स को भी लास्ट मोमेंट में के लिए छोड़े नहीं। एप्लीकेशन के लिए रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट्स, फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर और अदर जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, उन्हें एक साथ चेकलिस्ट में ऐड कर लीजिए। और फाइनली बैकअप ऑप्शंस को फेलियर मत समझिए। अगर स्टूडेंट मल्टीपल कॉलेजेस या कोर्सेज़ को थॉटफुली शॉर्टलिस्ट करता है, तो उसके पास डिसीजन लेने के लिए ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है। करियर का फ्यूचर सिर्फ़ एक एग्ज़ामिनेशन, एक रैंक या एक कॉलेज से डिसाइड नहीं होता। और अगर आप पूरी शिद्दत से मेहनत करते हैं, तो डेफ़िनेटली आपका जो फर्स्ट गोल है वही आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट बन सकता है। बट शर्त ये है कि आपको शिद्दत से मेहनत करनी होगी और दिन रात एक करना होगा, आपको टाइम मैनेजमेंट करना होगा, आपको हर तरह के डिस्ट्रैक्शन से बचना होगा और आप किस तरीके से हर दिन अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं ये एंश्योर करना होगा। और जहाँ-जहाँ आपको चीज़ें मुश्किल लग रही हैं, मेक श्योर कि आप वहाँ पर हार्ड है ये कहने से पहले आप उसे एटलीस्ट 1000 बार ट्राई कर लें। ये बहुत अच्छी एक लाइन है जो कि आपको याद रखनी चाहिए, क्योंकि जिस चीज़ को भी आप शिद्दत से चाहते हैं और जो चीज़ आपको अगर मुश्किल लग रही है आपकी जर्नी में, तो उसे हार्ड कहने से पहले आप एटलीस्ट उसे 1000 बार ट्राई कर लें, तो वो आपके लिए आसान हो ही जाएगी।